बॉलीवुड का इतिहास गवाह है कि यहाँ सिंहासन कभी खाली नहीं रहता, लेकिन 70 के दशक का अंत कुछ और ही कहानी कह रहा था। एक तरफ 6 फुट 2 इंच का वो शख्स था जिसकी आंखों में अंगारे थे और जिसकी आवाज में गूंज। अमिताभ बच्चन, एक ऐसा नाम जिससे उस दौर के बड़े बड़े विलन थर थर कांपते थे और डिस्ट्रीब्यूटर्स अपनी तिजोरियां खोलकर बैठते थे। 373 की जंजीर से शुरू हुआ वो तूफान 1980 तक आते आते एक सुनामी बन चुका था। दीवार, शोले, त्रिशूल, काला पत्थर, मुकद्दर का सिकंदर, लिस्ट इतनी लंबी थी कि बॉक्स ऑफिस के रजिस्टर्स छोटे पड़ गए थे। लेकिन इसी चमक दमक वाली फिल्म नगरी के पीछे एक अंधेरी गली से एक लड़का निकल रहा था। गोरा रंग नहीं था, कोई फिल्मी खानदान का लेबल नहीं था और जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी। नाम था गौरांग चक्रवर्ती, जिसे दुनिया बाद में मिथुन के नाम से जानने वाली थी। मिथुन बम्बई आए थे तो उन्हें रिजेक्शन का वो कड़वा घूंट पीना पड़ा था जो शायद ही किसी और सुपरस्टार ने पिया हो। लोग कहते थे, इसकी शक्ल देखो, ये तो किसी घर का नौकर लग रहा है, हीरो कैसे बनेगा। लेकिन दोस्तों, इसी नौकर जैसी शक्ल वाले लड़के ने वो कर दिखाया जिसने अमिताभ बच्चन की बादशाहत को पहली बार सीधी चुनौती दी। साल 1982 बॉलीवुड के इतिहास का सबसे काला और सबसे सुनहरा साल माना जाता है। काला इसीलिए क्योंकि 26 जुलाई 1982 को बेंगलुरु में कुली की शूटिंग के दौरान पुनीत इस्सर का एक मुक्का अमिताभ बच्चन की जान पर बन गया था। पूरा देश रो रहा था, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक अस्पताल पहुंची थी। बॉलीवुड की सांसें रुक गई थी। हर कोई सोच रहा था कि अगर अमिताभ को कुछ हो गया तो फिल्म इंडस्ट्री का क्या होगा। लेकिन उसी साल के आखिर में दिसंबर में एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिसने फिल्म ट्रेड पंडितों के दिमाग की नसें हिला दी। फिल्म का नाम था डिस्को डांसर। चलिए अब आंकड़ों की बात करते हैं, क्योंकि डेटा झूठ नहीं बोलता। डिस्को डांसर का बजट था महज 2 करोड़ रुपए। उस वक्त अमिताभ की फिल्में 5 से 7 करोड़ में बनती थी। लेकिन इस फिल्म ने भारत में ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार वो तबाही मचाई जो शोले में भी नहीं मचाई थी। अकेले रूस में इस फिल्म ने 60 करोड़ रूबल की कमाई की। उस वक्त के करोड़ों डॉलर्स। रूस में 6 करोड़ से ज्यादा टिकटें बिकी थी। जिमी जिमी गाने ने पूरी दुनिया को नचा दिया। ये पहली बार था जब अमिताभ बच्चन के अलावा किसी और एक्टर का ग्लोबल फुटप्रिंट इतना बड़ा हो गया था। मिथुन अब सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो एक ब्रांड बन चुके थे। यहाँ से शुरू हुई वो खींचातान जो कभी सामने तो नहीं आई, लेकिन पर्दे के पीछे सब जानते थे। अमिताभ बच्चन मैच्योर और गंभीर सिनेमा के किंग थे, तो मिथुन यूथ और मास के भगवान बन गए थे। कॉलेज जाने वाला हर लड़का मिथुन जैसे बेल बॉटम पैंट सिलवा रहा था और बाल वैसे ही रख रहा था। बॉलीवुड का तख्त अब डोलने लगा था। दोस्तों, अब मैं आपको वो बात बताने जा रही हूँ जो आपको किसी फिल्मी मैगजीन में नहीं मिलेगी। ये लड़ाई एक्टिंग की थी ही नहीं, ये लड़ाई थी पैसे की। 80 के दशक के मिड तक आते आते अमिताभ बच्चन की फिल्में बहुत महंगी हो चुकी थी। एक डायरेक्टर को अमिताभ के डेट्स के लिए 3-3 साल इंतजार करना पड़ता था। प्रोड्यूसर्स का करोड़ों रुपया ब्याज में डूब जाता था। अमिताभ का मतलब था हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। वही दूसरी ओर मिथुन दा ने एक अलग ही बिजनेस मॉडल खड़ा कर दिया था। उन्होंने क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पर ध्यान दिया। वो एक साल में 15-15 फिल्में करने लगे। उनका फॉर्मूला सिंपल था, फिल्म का बजट कम रखो, शूटिंग 40 दिन में खत्म करो और छोटे शहरों के सिंगल स्क्रीन थिएटर में फिल्म लगा दो। डिस्ट्रीब्यूटर्स खुश थे क्योंकि मिथुन की फिल्म कभी घाटा नहीं देती थी। अगर अमिताभ बच्चन रोल्स रॉयस थे तो मिथुन चक्रवर्ती मारुति 800 बन चुके थे, हर आम आदमी की पहुंच में और हर गली में चलने वाली। इस दौर में एक समय ऐसा आया जब मिथुन चक्रवर्ती को गरीबों का अमिताभ कहा जाने लगा। लेकिन ये टैग मिथुन के लिए गाली नहीं बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने उस तबके को पकड़ा जिसे अमिताभ के भारी भरकम उर्दू डायलॉग वाली फिल्में समझ नहीं आती थी। उन्हें चाहिए था एक्शन, डांस और बदला, और मिथुन ये सब थोक के भाव में दे रही थी। अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसने इस कोल्ड वॉर को चरम पर पहुंचा दिया। साल 1990 अग्निपथ। डायरेक्टर मुकुल आनंद ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने उस वक्त के सबसे बड़े 2 ध्रुवों को एक साथ खड़ा कर दिया। एक तरफ विजय दीनानाथ चौहान के रूप में अमिताभ बच्चन, दूसरी तरफ
नारियल पानी बेचने वाले कृष्णन अय्यर एमए के रूप में मिथुन चक्रवर्ती। इस फिल्म के सेट से खबरें आने लगी थी कि दोनों सुपरस्टार्स के बीच ईगो क्लैश हो रहा था। अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज बदल ली थी, जो दर्शकों को पसंद नहीं आई, लेकिन मिथुन का किरदार इतना मजेदार और मासी था कि लोग थिएटर में तालियां अमिताभ के लिए नहीं बल्कि मिथुन के डायलॉग्स पर बजा रहे थे। अग्निपथ बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी, लेकिन मिथुन को इस फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर मिला। अमिताभ बच्चन को नेशनल अवार्ड तो मिला, लेकिन वो अंदर से हिल गए थे। उनकी फिल्म, उनका होम प्रोडक्शन, उनकी मेहनत और महफिल लूट ले गया एक आउटसाइडर। इसके बाद आप गौर कीजिएगा, 1990 से लेकर अगले 15 से 20 सालों तक अमिताभ और मिथुन कभी किसी फिल्म में साथ नजर नहीं आए। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये उस पावर शिफ्ट का नतीजा था जिसने दो दिग्गजों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी थी। वक्त बीतता गया, 90 के दशक के अंत में अमिताभ का बुरा दौर आया तो मिथुन ने ऊटी में अपना होटल साम्राज्य खड़ा कर दिया। एक ने टीवी पर केबीसी से वापसी की तो दूसरे ने रियलिटी शो डांस इंडिया डांस के ग्रैंड मास्टर बनकर नई पीढ़ी के दिलों में जगह बनाई। आज जब हम मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि यह कोई दुश्मनी नहीं थी, ये तो दो अलग अलग विचारधाराओं का मिलन था। अमिताभ बच्चन ने सिखाया कि स्टारडम को संभाला कैसे जाता है और मिथुन ने सिखाया कि सिस्टम से लड़ा कैसे जाता है। एक शहंशाह बना रहा तो दूसरा जनता का मसीहा। आज भी जब ये दोनों द कश्मीर फाइल्स या किसी अवार्ड फंक्शंस में मिलते हैं तो वो पुरानी रंजिश नहीं बल्कि एक गहरा सम्मान दिखता है। लेकिन सवाल आज भी वही है, अगर आप उस दौर में होते तो क्या आप अमिताभ की उस भारी भरकम इज्जत के पीछे जाते या मिथुन के उस पक्के और ईमानदार मुनाफे के पीछे? क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड ने मिथुन को वो दर्जा दिया जिसके वो हकदार थे, या उन्हें हमेशा अमिताभ की छाया में दबा कर रखा गया? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी राय हमारी अगली वीडियो का आधार बनेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।